जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए आर्ट ग्रुप यानी कला वर्ग के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा। आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास में बने रहिएगा और हर एक प्रश्न का आप साथियों यहाँ पर आंसर भी देने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये देखिएगा, पहला प्रश्न स्क्रीन पर लग चुका है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं, बता सकते हैं। चलिएगा, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर संयुक्त राज्य अमेरिका पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भारतीय संविधान में जो है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू, ये जो है आपका प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो लोग ए विकल्प पर यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, मौलिक अधिकार संबंधित अवधारणा ये भी आपकी कहां से ली गई है? ये भी आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई सीमा नहीं है, बताएं। सवाल नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट छापते हुए चलें आप। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? आप कहिएगा कोई सीमा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखें आप लोग, भारतीय संविधान में जो है क्या भाई, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। और राष्ट्रपति बनने के लिए साथियों न्यूनतम आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए और राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है। और अगर तीसरा सवाल आपसे पूछे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंप सकता है, तो उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र सौंप सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कोई सीमा नहीं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल होशियार है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत शानदार, जबरदस्त। नेक्स्ट, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी? बताएं। थर्ड क्वेश्चन का उत्तर बताएं फटाफट। चलिए, 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की किसने हत्या कर दी थी? जो लोग जा रहे हैं भगत सिंह ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप जानते होंगे एक घटना के बारे में आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज में हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो है लाहौर में सैंडर्स की हत्या कर दी थी। ठीक है, और भगत सिंह ने साथियों इंकलाब जिंदाबाद का नारा भी लोकप्रिय बनाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, तो भगत सिंह के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और इन लोगों को दोस्तों फांसी कब दी गई थी? याद रखिएगा, 23 मार्च 1931 को। कब? 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे? खाली स्थान के स्थान पर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर आप बताएं यहां पर। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल डैश के अग्रणी थे। सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? बारदौली सत्याग्रह के। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखें आप लोग, 1928 के जो है बारदौली सत्याग्रह के सफल नेतृत्व के कारण जो है वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दी थी। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा। और भारत का लौह पुरुष जो है किसे कहा जाता है? अगर आपसे पूछा जाए भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है, तो आप कहिएगा भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल, पर्वत, पठार, महासागर, बताएं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आप उत्तर यहां पर बताइएगा। निम्नलिखित में से किसका जो है दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? मरुस्थल, पर्वत, पठार, महासागर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें आप लोग। चलिए भी छापते हुए चलिएगा आप लोग, सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, और आप लोग बताइएगा क्या आर्ट ग्रुप की और भी क्लासेस आपको चाहिए, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सभी के डिमांड पर ये क्लास हालांकि प्रोवाइड की जा रही है। देखिएगा, जो लोग जा रहे हैं मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप जानते होंगे मरुस्थल में जो है रेत जल्दी गर्म हो जाती है और रात में जो है उतनी ही जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसलिए साथियों यहां पर जो है तापांतर सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, और बात करें साथियों पर्वतों की, आप जानते होंगे पर्वतों पर जो है ऊंचाई के साथ तापमान जो है घटता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, सागरों की बात करें साथियों, सागरों में जो है तापांतर सबसे कम होता है, क्योंकि पानी जो है धीरे गर्म और धीरे धीरे जो है ठंडा होता है। ठीक है,
तो यहां पर बात करें ऑप्शन नंबर ए की, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है, वो है आपका मरुस्थल। हमने बताया आपको मरुस्थल में जो है रेत जल्दी गर्म होती है और रात में जो है उतनी ही जल्दी रेत ठंडी हो जाती है, इसलिए यहां पर सबसे ज्यादा जो है तापांतर पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप दे दीजिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत साथियों 1942, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आप जानते होंगे दोस्तों 8 अगस्त, कब, 8 अगस्त 1942 को जो है मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से यह आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ठीक है, और इसी दौरान साथियों गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था, यह भी पॉइंट आप लोग याद रखिए। ठीक है, तो आप लोग यहां पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था, बताएं। 7 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बता सकते हैं आप लोग। चलिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना, करतार सिंह सराभा को फांसी देना, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी। बताएं, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था। राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं सी ऑप्शन पर, कामागाटा मारू घटना पर, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मेरे रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर बताएं। चलिए, सवाल नंबर 8 का आंसर बताएं। मेरे रज्जु को साथियों क्या बोलते हैं, आप जानते होंगे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, 8 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर बताएं। यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है, तो वो है साथियों आपका क्या भाई, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, मेरुरज्जु जो है मस्तिष्क के आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग सी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल ये रहा, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है, बताएं। सवाल नंबर 9 का उत्तर बताइएगा। उपराष्ट्रपति को जो है अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है, वो है आपका राइट आंसर राज्यसभा। ए विकल्प जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, आप जानते होंगे दोस्तों उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्या भाई, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है, बताइए। राष्ट्रीय आय को जो है प्रायः क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर बता सकते हैं जो लोग जा रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर डी पर, एनएनपी पर, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर करें आप लोग, फटाफट यहां पर आंसर बताइएगा। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, जो लोग जा रहे हैं बेगम हजरत महल ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों इन्होंने यानी बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी पर जो लोग यहां पर गए हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें, किसे जो है लोकनायक के रूप में जाना जाता है, 12 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताएं। सही उत्तर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर 2 पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल, भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। अगर बात करें साथियों भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, आप जानते होंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है ये आपका भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व का जो है साथियों 2.42% है। ठीक है, कितना, जो विश्व का 2.42% है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भारत ने जो है पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है, आप कहेंगे 2.4%। डी ऑप्शन पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों क्षेत्रफल के मामले में देखेंगे तो भारत विश्व का
कौन सा किस नंबर पर आता है? 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? बताइए, 14 का आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 14 का उत्तर आप बता सकते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? चलिए फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। सही उत्तर आपका क्या है, छापिएगा। साथियों, कलिंग युद्ध कब हुआ था, यह भी सवाल पूछा गया। 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, आप सभी जानते होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपसे सवाल पूछा है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो आप कहिएगा तोशाली। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर आप लोग यहां पर बता दीजिएगा सभी प्यारे साथी। चलिए, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो इंद्र का। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन पर जो लोग यहां पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर आप नेक्स्ट लिखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताइए। चलिए भी फटाफट यहां पर आंसर देने का प्रयास करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जो है पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? वो हो जाएगा आपका मछलीपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों, मछलीपट्टनम या जिसे मसूलीपट्टनम के नाम से भी जानते हैं, ये जो है मुख्य रूप से डचों और अंग्रेजों का जो है व्यापारिक केंद्र था। ठीक है, तो जो लोग सी विकल्प पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, ये रहा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने जो है अंततो गत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? 17 का उत्तर कर सकते हैं आप। सवाल नंबर 17 का राइट आंसर बताएं, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततो गत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, 1615 ईस्वी में जो है मेवाड़ की संधि जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुई थी। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम था। क्या? जहांगीर के बचपन का नाम साथियों सलीम था, याद रखिएगा। और इसके शासनकाल को साथियों चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहते हैं तो जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंततोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? वो हो जाएगा आपका राइट आंसर जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट, एलिफेंटा की गुफाएं, इसमें जो है आपका ये कहां पर है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम। 18 का उत्तर करें, एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं? चलिए, राइट आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता सकते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष साथियों क्या होता है? तो ध्यान रखें आप लोग, अप्रैल से मार्च। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप यहां पर बता सकते हैं, दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? संवैधानिक निकाय है, दामोदर घाटी की देखभाल करने वाला नगर है, बिहार में स्थित निजी उद्यम है, गैर सरकारी संगठन है। सवाल नंबर 20 का उत्तर आपका यहां पर आना चाहिए। राइट आंसर क्या है बताएं। चलिएगा, राइट आंसर आपका क्या है? आप आंसर दीजिएगा। यहां पर जो लोग जा रहे हैं संवैधानिक निकाय ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा भाई, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? बताइए। रथ, प्रसाद, मठिका, गंधकुटी। सवाल नंबर 21 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, महाबलीपुरम स्थित एकाश्मीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? रथ। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? बताइए।
कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, कोई चित्रकार जो अपने आनंद के लिए कार्य कर रहा हो, शौक के तौर पर पुस्तक पढ़ने वाला, अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? चलिए, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, संगीतज्ञ जो सुविधा निधि के लिए जो है कार्य करे, ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे ही क्या बोलेंगे? श्रमिक बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी साथियों को पता होगा, अर्थशास्त्र में जो है साथियों, श्रमिक उसे माना जाता है जो धन कमाने के उद्देश्य से शारीरिक या मानसिक श्रम करता है। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपसे यही पूछा है कि निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक क्या कहलाता है। यानी कोई संगीतज्ञ साथियों जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? डीजल, केरोसिन, हाइड्रोजन, कोयला। 23 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 23 का राइट आंसर आपका क्या है? जो लोग जा रहे हैं हाइड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। बीबी का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? चलिए उत्तर करिएगा। बीबी का मकबरा जो है किसके द्वारा बनवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर दें आप लोग। चलिए, आंसर दीजिएगा आप लोग। हुमायूं, आजम शाह, बाबर, औरंगजेब। सही उत्तर क्या है बताएं। जो लोग जा रहे हैं आजम शाह पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और साथियों इसे जो है औरंगजेब के, यानी जो आजम शाह था ये किसका बेटा था? ये आपका औरंगजेब का बेटा था। किसका? औरंगजेब का जो है बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सवाल नंबर नेक्स्ट है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? 25 का उत्तर बताएं। सवाल नंबर 25 का राइट आंसर क्या बता सकते हैं? तो वो हो जाएगा साथियों आपका संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। आप जानते हैं दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक विधिक यानी कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है भाई, तो याद रखें साथियों, संपत्ति का अधिकार भी पहले मौलिक अधिकार में आता था। पहले आप जानते थे 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद इसे हटा दिया गया। अब जो है वर्तमान समय में जो है 6 मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर संपत्ति के अधिकार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर हुए कब? 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1972। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए विकल्प दोस्तों आपका सही हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1972। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल जो है सवाल नंबर 27 देखिएगा, यदि चालू खाता पर जो है सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो क्या स्थिति होगी? घाटा बजट, शून्य आधारित बजट, निष्पादन आधारित बजट, अधिशेष बजट। बताएं। 27 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। साथियों, जब सरकार जो है, ध्यान रखिएगा, जब सरकार की आय जो है कम और खर्च जो है ज़्यादा हो तो उसे जो है राजकोषीय घाटा या घाटे का बजट कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा घाटा बजट। ए विकल्प पर जो लोग गए हैं बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट, तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते हैं, क्यों? कारण क्या है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। सवाल आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह जो है नहीं चमकते हैं, क्यों? कारण क्या है? तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर जो ऑप्शंस बड़े बड़े दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन दिया है, ध्यान रखिएगा, वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वे जो है नज़र नहीं आते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल पूछे कि तारे चमकते हैं किंतु ग्रह जो है नहीं चमकते, कारण क्या है? तो कारण ये है कि वे पृथ्वी के करीब हैं इसलिए उन्हें जो है अधिक प्रकाश मिलता है, और प्रबलता में यदि छोटे मोटे परिवर्तन होते भी हैं तो वो नज़र नहीं आते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, माता टीला परियोजना जो है ये आपका कहाँ पर, किस नदी पर है?
29 का उत्तर बताएं। चलिए सवाल नंबर 29 का उत्तर दे दीजिएगा आप लोग यहां पर भाई। माता टीला परियोजना जो है किस नदी पर है? बेतवा है, गोदावरी है, कृष्णा है, पेरियार है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या भाई? बेतवा नदी। ऑप्शन नंबर ए पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों माता टीला बांध जो है साथियों ये आपका उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बेतवा नदी पर जो है स्थित है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे साथियों राइट आंसर जो हो जाएगा ए विकल्प पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? बताइए। सवाल नंबर 30 का उत्तर बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर आपका क्या होगा बताएं। यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा बाबा गुरदत्त सिंह। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो गदर पार्टी जो है यहां पर आपसे सवाल पूछा है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है गदर पार्टी से नहीं है, तो बाबा गुरदत्त सिंह का। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है? 31 का उत्तर आप कर सकते हैं। चलिए, कोणार्क मंदिर का निर्माता जो है किसे माना जाता है और ये कहां पर स्थित है ये भी आप बताइएगा। दोस्तों याद रखें आप लोग, उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर जो है इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, उड़ीसा के जो है ये कहाँ पर स्थित है? अगर आपसे पूछे कोणार्क मंदिर जो है आपका कहाँ पर स्थित है, जो सूर्य का मंदिर है ये आपका साथी उड़ीसा में स्थित है, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, और किसके द्वारा बनवाया गया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित है? 5, 6, 7 और आपका दिया है 8। सही उत्तर क्या है साथियों यहां पर आप बताइएगा। 32 का उत्तर बताएं। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप जानते हैं साथियों पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, अब जो है आप देखेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं और इनका उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत किया गया है और भाग 3 में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर आपका बी, 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान समय में। मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 हैं, मौलिक अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 33 का उत्तर बताइएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 33 का उत्तर आप यहां पर कर सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा भाई लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट। साथियों यहां पर जो आपका क्वेश्चन दिया है आप देखेंगे यहां पर ऑप्शन में जो है गलतियां हैं। ठीक है, अगर आपसे यहां पर पूछता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे तब आप कहते कि लॉर्ड कैनिंग जो थे ये भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, और अगर आपसे सवाल पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तब आप कहिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन ऑप्शन में आपको देखने को नहीं मिल रहा है लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसलिए क्वेश्चन आप बदल लीजिएगा, क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिएगा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से जो है किस अनुच्छेद को जो है आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? 34 का उत्तर आप कर सकते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 20-21। क्या भाई? अनुच्छेद 20-21 ऐसा अनुच्छेद है साथियों जिसे स्थगित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिएगा, सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था? 35 का उत्तर करें। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सवाल नंबर 35 का उत्तर बताएं। चलिए भाई, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं बिंदुसार ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, बैंक दर साथियों क्या है बताइएगा। बैंक दर जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का उत्तर बताएं। तो साथियों बैंक दर क्या होता है? वह दर जिस पर किसी देश का जो है केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है उसे क्या बोलते हैं? बैंक दर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बताइए। 37 का उत्तर क्या आंसर कर सकते हैं? निम्नलिखित में से
किस संविधान संशोधन अधिनियम से जो है संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, आप जानते होंगे साथियों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बताइए। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक का नाम यहाँ पर आपको बता देना है। सही उत्तर हो जाएगा साथियों आपका धर्मपाल। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? बताइए। 39 का सभी लोग यहां पर उत्तर बताएं, सही उत्तर आपका क्या है? चलिए भाई, यहां पर दोस्तों आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो शाली ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों ये सवाल शायद क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये शायद रिपीट हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हमने 39 सवालों को यहां पर कवर कर लिया है। ठीक है, ये 8 ग्रुप की वही क्लास थी। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर एक ऐसी क्लास प्रोवाइड करें जहां पर जो 8 ग्रुप का क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये साथियों ऐसे ही सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। देखिएगा, मैं अगर आपसे सच में कहूँ तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए सही रूप से, देखिएगा जो जीके जीएस फर्स्ट पेपर में आता 50 क्वेश्चन, उसको अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। और हिंदी जो होता है आपका, ठीक है, हिंदी 50 क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं, इसको पढ़ते रहिए। और रीजनिंग आप जानते हैं 50 क्वेश्चन आता है। साथियों रीजनिंग में जो है ये जो 50 क्वेश्चन कहा जाता है कि आता है, इसमें देखिएगा कुछ मैथ के भी क्वेश्चन शामिल होते हैं। यानी जो 50 प्रश्न होते हैं सब मिलाकर जो है इसमें मैथ के भी कुछ क्वेश्चन शामिल होते हैं, और ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं रीजनिंग को होते हैं। ठीक है भाई, ये हो गए आपके 3 सब्जेक्ट, यानी 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस हो गया, 50 क्वेश्चन आपका हिंदी हो गया, और 50 आपका हो गया रीजनिंग और मैथ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका साथियों 8 ग्रुप यानी जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, तो अगर आप ये तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो बहुत बेहतर स्कोर होगा। और जो साथियों सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है 8 ग्रुप में, उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं कि आपको समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे भाई? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन में क्लास नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, लगभग सभी लोग जो है आजकल भाई प्राइवेट से जो है बीए कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि क्लास नहीं करते हैं, तो और उसी सब्जेक्ट से जो है आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसी सब्जेक्ट से ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो उन सारे क्वेश्चंस को आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये है कि सेकंड पेपर में जो 50 प्रश्न आपका आएगा, कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कर पाएंगे, और उसी में टीचिंग एप्टीट्यूड के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, और उसी में 2-4 आपको हिंदी की भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ओवरऑल जो है आप लोग कम से कम 20 क्वेश्चन तो कर ही पाएंगे। 15 से 20 सवाल जो है आसानी से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा सेकंड पेपर के लिए। और जो चीज़ें आप पढ़ते रहिएगा, जीके जीएस पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से, हिंदी पढ़ते रहिए, रीजनिंग पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।